गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज 11 अप्रैल है, तो आज के करंट अफेयर देख लेते हैं। शुरू करेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि सर्बानंद सोनोवाल जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष हैं, इन्होंने इंटरनेशनल योगा महोत्सव इसे इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड में। अब आप बोलेंगे अभी से क्यों किया है? योगा डे तो 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी इसलिए क्योंकि आज से जो 21 जून आने वाला है उसको 75 दिन रह जाते हैं। 75 डेज़ अहेड हमें देखने को मिलेगा योगा डे। ठीक है, तो उसी को मार्क करने के लिए ये इंटरनेशनल योगा महोत्सव है, इसे इनॉग्रेट किया गया है। अगर हम बात करें शुरुआत कहाँ से होती है, तो 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये आइडिया प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने कि यूएन मैंडेटेड डे होना चाहिए योगा को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और तब से ही हम इसको 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। क्वेश्चंस पर आते हैं। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th अप्रैल। 11 अप्रैल को एनिवर्सरी होती है ज्योतिबा फुले की। आपने हिस्ट्री में इनका नाम बहुत पढ़ा होगा। इंडियन सोशल एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर और राइटर थे फ्रॉम महाराष्ट्र। 1848 में इन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को पढ़ना और लिखना सिखाया था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स देश में खोले लड़कियों के लिए। गुलामगिरी बुक ये इन्हीं की है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फुले। 11 अप्रैल इनकी जयंती होती है। यहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जयंतीज। तो स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट होती है। भगत सिंह जयंती 28 सितंबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है इस दिन। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर को, इस दिन होता है नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को, इस दिन होता है पराक्रम दिवस। BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को, इस दिन होता है इक्वालिटी डे। सरोजनी नायडू जयंती 13 फरवरी नेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाते हैं। APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर, इस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जयंती ये होती है 14 नवंबर को। विच पार्टीज नेशनल पार्टी स्टेटस इज विड्रॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कुछ समय पहले हमने देखा था आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया था, है ना। और अभी ये हुआ है कि नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया गया है। तो ये पार्टी कौन सी है? सारी ये तीन जो ऑप्शन में दी हुई हैं, तीनों ही पार्टी हैं जिनसे इनका नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया गया। तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इन सबसे विड्रॉ कर लिया है स्टेटस, और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं संविधान में जो मेंशन की गई हैं। तो पार्ट 15 है जो हमारा, ये डील करता है विद द इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। पार्ट 15 में ही आपको देखने को मिलता है ना। और आर्टिकल 324 से 329 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान करते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसी वजह से एक नेशनल पार्टी की बात करें, क्योंकि हमने पीछे देखा क्वेश्चन था नेशनल पार्टी से रिलेटेड। तो नेशनल पार्टी ऐसी पार्टी होती है जिसकी प्रेजेंस नेशनली हमें देखने को मिलती है, किसी एक या दो स्टेट्स तक वो सीमित नहीं होती। अनलाइक सम पार्टी लाइक DMK जो तमिलनाडु में ही उसका प्रभाव है, BJD ओडिशा में, YSRCP आंध्र प्रदेश में और RJD बिहार में। इस तरह की पार्टीज नेशनल पार्टी नहीं होती, रीजनल पार्टी या स्टेट लेवल पार्टी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पार्टीज़ और उनकी फाउंडिंग डेट दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्टी इनका देख लेते हैं। तो एट प्रेजेंट 6 नेशनल पार्टी हमारे यहाँ रह जाती हैं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी शामिल हुई थी तो 9 हो गई थी। 3 से विड्रॉ कर लिया है, नेशनल पार्टी का दर्जा उनसे ले लिया है। तो अब कितनी बची हैं? अब बची हैं 6 हमारे पास। ठीक है, तो अगेन 1 क्वेश्चन फॉर यू। अब देख लेते हैं 6 पार्टीज़ का फाउंडिंग डेट कब का है। तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। 1980 में हुई थी, लेकिन इसका जो हम देखते हैं इसकी जड़ें जो हैं इस पार्टी की जनसंघ से देखने को मिलती हैं, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी इस नाम के साथ ये नई पार्टी जो गठित हुई थी 1980 में हुई थी। फिर देखें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, ये 7 नवंबर 1964 को इस्टेब्लिश हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो आपको याद ही है, 28 दिसंबर 1885। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को। नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013।
आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस तरह हमारे पास बचती हैं 6 नेशनल पार्टीज़। और ये जो 3 का स्टेटस वापस लिया गया है, इन्हें भी देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 1925 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1 जनवरी 1998 में, और नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये 10 जून 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर विल सेटअप इन, इसको कहाँ सेटअप किया जाएगा? दुनिया का पहला है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर, इसको उत्तर प्रदेश में सेटअप करने की बात ये की जा रही है। और यूपी में भी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर इसे किया जाएगा, ठीक है, इस्टेब्लिश। यहाँ पर यूपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए तो यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्लासिकल डांस जो हमारे हैं उनमें से कथक जो है वो यूपी से एसोसिएटेड है। वाराणसी फर्स्ट कल्चरल और टूरिज़्म कैपिटल एससीओ की ये थी, मतलब इसे डिजिग्नेट किया गया था। फिर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसको चंदौली यूपी में ही इनॉग्रेट किया गया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? मेरठ में है। आगरा की बात करें तो पहली सिटी इन द कंट्री टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, और इसे किया किसने है? नेदरलैंड्स की कंपनी ने इसे कंप्लीट किया है। फॉर अप टू 5 ईयर्स इनके पास इसका कंट्रोल है, ठीक है, नियंत्रण है एक तरह से। उत्तर प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट टू टेबल अ पेपरलेस बजट इन 2021। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया निर्भया एन इनिशिएटिव प्रोग्राम टू बेनिफिट ओवर 75,000 वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? ये जो योजना है 2014 में लॉन्च हुई थी, और अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस योजना ने माइलस्टोन अचीवमेंट प्राप्त की है। द बेसिक बैंक अकाउंट्स अंडर द स्कीम हैव रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड सर्च ऑफ 50 करोड़ विद अ टोटल बैलेंस या टोटल अमाउंट रीचिंग 1.99 लाख करोड़। और अभी हमें इस साल एडिशन 5 करोड़ न्यू अकाउंट्स देखने को मिले, तो बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि इस योजना ने हासिल की है, जिसकी वजह से ये सारा डेटा दिया गया था, जिसकी वजह से वापस न्यूज़ में आई है। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। तो डिजिटल इंडिया जो है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये 25 जुलाई 2015 को, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 28 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द भारत बायोटेक? इसके फाउंडर कौन हैं? तो ये कृष्णा एल्ला हैं। इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है भारत बायोटेक से। भारत बायोटेक की बात करें तो इसे बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड वैक्सीनेशन कांग्रेस 2023 जो हुई थी, उसमें वॉशिंगटन यूएसए में कांग्रेस हुई थी, उसी के दौरान दिया गया है एज पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। और फिर ये भी थोड़े से इनकी बात करें तो ये और साथ ही को फाउंडर जो भारत बायोटेक की हैं सुचित्रा एल्ला, इन दोनों को पद्म भूषण 2022 में मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कोवैक्सीन की बात करें तो इट इज़ इंडियाज़ ओनली इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन जो डेवलप की है भारत बायोटेक ने, हैदराबाद बेस्ड एक संस्था है। फिर एस्ट्राजेनेका वर्ल्ड्स लीडिंग कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट एंड हैज़ रीच द फाइनल स्टेज इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट, और ये डेवलप की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है, यूके के द्वारा एस्ट्राजेनेका इसको डेवलप किया गया था। और मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें तो mRNA 1273 इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है। यूएस फर्म जो है मॉडर्ना, इसने ये बनाई है mRNA वैक्सीन, और फेज़ 3 इसका जुलाई में ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी क्योंकि ये वैक्सीन्स बन ही रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से कोविड से निजात नहीं मिली है दुनिया को, तो अभी इसका 3rd फेज़ का ट्रायल ये शुरू हो जाएगा जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अवॉर्डेड फ्रॉम 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स? तो ये हैं सी राधाकृष्ण राव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये इनको मिला है। और ये जो है ना इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स, ये कंसिडर किया जाता है एज नोबेल प्राइज़ इन स्टेटिस्टिक्स। 2016 से ये प्राइज़ दिया जा रहा है, और सी राधाकृष्ण राव जो हैं ये इंडियन अमेरिकन स्टेटिशियन हैं।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि एबल प्राइज़ 2023 में मिला लुइस कैफ्रेली को, शक्तिकांत दास ये रहे गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को मिला, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड को, मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा को मिला, यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद रहे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला, मिस यूनिवर्स 2022 ये रही आर बॉनी गैब्रियल, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर दोनों में ही नाटू नाटू को मिला। गाइया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी, तो ये जो मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है और इसी मिशन के ज़रिए एक डिस्कवरी की गई जिसके तहत पता चला एक क्लोजेस्ट ब्लैक होल का, धरती से बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट ब्लैक होल जो अब तक का ज्ञात है वो पता चला है इस गाइया मिशन के ज़रिए। द ब्लैक होल डब्ड BH1 was discovered by a team of astronomers using the European Space Agency's Gaia satellite, which is designed to precisely measure the position and movement of stars in the Milky Way galaxy. स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट देखिए स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो इसरो का गगनयान जो है 2024 में लॉन्च होने के लिए टारगेट रखा गया है। चंद्रयान 3 जो है मिड 2023 में इसको भेजा जाएगा। निसार की बात करें तो नासा और इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। नासा और इसरो दोनों मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं और इसको प्लान किया गया है 2024 तक लॉन्च करने का। फिर देखें डार्ट मिशन किसका है, नासा का है। डार्ट के फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आर्टेमिस 2 मून मिशन ये भी नासा का है। नासा जो है इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च करेगा जिसका नाम है अल्ट्रासेट यानी कि अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। फिर जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कहाँ की है, चाइना की। और शियान 19 ये भी चाइना से एसोसिएटेड है। हु रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको रिलीज़ किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और डोगरी लैंग्वेज जो है ना 8th शेड्यूल में शामिल है, संविधान के 8th शेड्यूल में इसको 2003 में शामिल किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो ये जो है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर ये हमें देखने को मिलते हैं, मतलब संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक भी है। ठीक है, हमारा जो है गवर्नमेंट हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहाँ से लिया गया है। और उसके बाद कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उनको शामिल किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को हर साल। इस दिन क्या हुआ था, 1949 में 26 नवंबर को ही हमारा संविधान जो है वो बनकर रेडी हुआ था और फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे अडॉप्ट किया था। फोर्स में आया था ये 26 जनवरी 1950 को। विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड इन रैंकिंग ऑफ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई ने इसमें टॉप किया है। ये जो सर्वे है पब्लिश किया गया है बाय लंदन बेस्ड टाइम आउट अ मीडिया आउटलेट। बर्लिन जर्मनी जो है ये इसको रैंकिंग मिली है एज द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्लोबली। तो टॉप किसने किया है, जर्मनी में जो शहर है बर्लिन उसने। उसके बाद सेकंड पर रहा है प्राग, चेक रिपब्लिक का शहर है। टोक्यो जापान का, और कोपेनहेगन डेनमार्क, ये रहे हैं टॉप 4। इंडिया की जो सिटी है मुंबई, इसको 19th स्पॉट मिला है और इंडियन सिटीज़ में इसने टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैकून स्टीलर विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो रैकून स्टीलर जो है ये एक तरह का मैलवेयर है और रिसेंटली 8 सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ के ऊपर साइबर अटैक हुआ है इसी मैलवेयर से, इंक्लूडिंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और जो हमारा NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उसके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि ये जो अटैक हुआ है एक साइबर अटैक है और रैकून मैलवेयर से, रैकून स्टीलर से ये हुआ है। अब लास्ट में ये टेस्ट योरसेल्फ सेगमेंट है जिसमें आपको बताने हैं इन सभी 5 क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चंस हैं प्रेजेंट जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, करंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, करंट
कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर और पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सारे आपको मिनिस्टर्स पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, है ना। और अब ये लास्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन तो है ही, अकॉर्डिंग टू द 2022 टाइगर सेंसस व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। अब ये टाइगर्स जो हैं बहुत न्यूज़ में हैं, चीता जो है वो बहुत न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।